नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज चुनावी प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में सॉफ्टवेयर के जरिए वोट हटाए जा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त खुद उन लोगों को बचा रहे हैं जो कि लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि 2018 वोट हटाने की कोशिश हुई है और 14 मिनट में 12 वोट डिलीट कर दिए गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये काम किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम से किया गया है, यानी कि ये सिर्फ धांधली नहीं सुनियोजित साजिश है। लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से तीखा पलटवार आया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी आरोप लगाकर भाग चले जाते हैं, न सबूत देते हैं, न शपथ पत्र जमा करते हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज कसते हुए कह दिया कि जो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे असल में वो फुलझड़े भी नहीं फोड़ पाए। A claim here, very strong claim about CEC Gyanesh Kumar. And this is not something I'm saying lightly. I'm the leader of the opposition in the Lok Sabha. This is something I'm saying after solid proof that I'm going to show you, the youth of India, the people of India today. Proof that is black and white, absolutely clear, that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? So I'm going to make a claim here, very strong claim. दरअसल राहुल गांधी लगातार जो है बीजेपी पर हमलावर हैं, चुनाव आयोग पर हमलावर हैं और इसी को लेकर जो है एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी ने की जिसमें हाइड्रोजन बम जो है फोड़ने की बात जो है विपक्ष नेताओं की तरफ से की जा रही है। हालांकि इसका पलटवार करते हुए साफ तौर पर बीजेपी ने यह बयान दिया है कि दरअसल यह हाइड्रोजन बम नहीं बल्कि फुलझड़ी थी। तो जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है, इसको लेकर आपको बता दें कि सियासत जो है वो होती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 बिल्कुल। तो जिस तरीके से जो वोट चोरी का आरोप जो है राहुल गांधी लगा रहे थे, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और हाइड्रोजन जो है बम फोड़ा है, ऐसी बातें हो रही है, लेकिन इसका जो है खंडन अब बीजेपी कर रही है कि दरअसल ये हाइड्रोजन बम नहीं था, ये फुलझड़ी थी। तो ये जो हाइड्रोजन बम वर्सेस जो फुलझड़ी की अब एक बार फिर से नई सियासत शुरू हो रही है। क्या माहौल दिल्ली में और इन बयानों के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया नेताओं की?
जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो खुलासे उन्होंने किए वोट चोरी को लेकर, जो आरोप लगाया कि 6,000 से ज्यादा वोट किस तरीके से कर्नाटक में काटे गए, और इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातों का जिक्र किया और कहा कि राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो वो बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन वो फुलझड़ी से ही उनको काम चलाना पड़ा और वो भी पूरी तरह से फुस हो गया। ये बड़ी बात अनुराग ठाकुर ने कही। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता है और बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते हैं, इस पर हम निर्णय नहीं करते हैं। ये बात चुनाव आयोग ने बिल्कुल क्लियर बोला हुआ है। साथ ही उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि कैसे 2023 में आनंद जो विधानसभा में नाम काटने के असफल प्रयास किए गए, इस पर चुनाव आयोग ने खुद ही FIR करने को कहा था। चुनाव आयोग ने मोबाइल नंबर और IP एड्रेस पहले ही उपलब्ध करा दिया था। इतना सब करने के बाद कांग्रेस शासित कर्नाटक की CID ने अब तक इस पर क्या काम किया, ये उन्होंने बड़ा सवाल जो है पूछा और कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार आनंद विधानसभा कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं जीता था, तो क्या कांग्रेस ने ही वोट चोरी करके जीता था, ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से जिस विधानसभा का जिक्र राहुल गांधी ने किया, उस विधानसभा में तो कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीते हैं, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के ही प्रत्याशी ने वोट चोरी की। तो इस तरह के आरोप, यानी कि हिमांशु, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन नुकसान तो जनता का यहाँ पर हो रहा है। क्या इस गंभीर विषय को कोई समझेगा? चुनाव आयोग की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया क्या इसको लेकर कोई आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया था राहुल गांधी की तरफ से, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण दिया है और बिल्कुल साफ बोला है कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है। इस तरह का कोई भी सबूत या कोई भी तथ्य नहीं है राहुल गांधी के पास और ये जो आरोप है इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो चुनाव आयोग ने इस पर बिल्कुल क्लियर जो है जवाब दिया है और साफ तौर पर कहा है कि आरोप में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बिल्कुल गलत आरोप है। और राहुल गांधी ने ये बोला कि 18 बार CID ने चिट्ठी लिखी लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो जहां एक तरफ राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पे लगातार आरोप लगा रहे हैं और ये मिली भगत की बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों आपस में मिले हुए हैं और बीजेपी के इशारे पर या जो प्रधानमंत्री मोदी की बात करें और बड़े जो नेता है उनका नाम लेकर कि उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन काम करता है और उनके दबाव में काम करता है। तो कहीं ना कहीं इस पर जाहिर सी बात है राजनीति होगी और इसीलिए बीजेपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब भी दिया और कई तरह के आरोप अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पे लगाए कि राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते हैं, नाटक करते हैं और अगर इतना ही उनके पास सबूत है तो फिर वो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं, कोर्ट का रुख कर लें, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहां पे जाके दाखिल कर दें याचिका। लेकिन वो सिर्फ आरोप लगाते हैं, केवल वो कहते हैं, लेकिन उनके कोई भी आरोप आज तक साबित नहीं हो पाए। चाहे उन्होंने इससे पहले चौकीदार चोर है का नारा दिया था, वो साबित नहीं हो पाया, कोर्ट से उनको फटकार लगी। इसी तरीके से उन्होंने बोला था कि सारे मोदी चोरी क्यों होते हैं, मतलब इस तरह की बात कही थी, उस पर कोर्ट से फटकार लगी थी। तो लगातार वो जो बयान देते हैं वो बाद में उनको पलटना पड़ जाता है और उनको माफी मांगनी पड़ जाती है। तो ये हिमांशु, बड़ा सवाल दरअसल ये भी हो जाता है क्योंकि चुनावी समय चल रहा है, बिहार में चुनाव होने हैं, कई अन्य राज्यों में भी 27 में चुनाव होने हैं और अब जिस तरीके से कांग्रेस ने जो बहुत बड़ा हथियार इसे कहेंगे जो अपना लिया है, जिसके जरिए पूरी कोशिश कांग्रेस की हो रही है कि जो वोट चोरी के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं उसे पुख्ता किया जाए। ऐसे में क्योंकि चुनावी समय ये चल रहा है, चुनावी माहौल ये है, क्या लगता है कि कोई जो राजनीतिक हवा है, दिशा है, वो बदल पाएगी? देखिए, इससे अगर बात की जाए जनता पर इसका बहुत ज्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो जनता होती है, अगर वो विधानसभा चुनाव की बात करें तो जनता अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर वोट करती है। जो उनके यहाँ जो कैंडिडेट होता है उनको देखकर वोट किया जाता है, वो उसकी कैसी छवि है, वो कैसा नेता है, किस तरह का काम है। जनता का ज्यादा प्रभाव इस चीज पर पड़ता है कि कौन सी पार्टी या कौन सा नेता उनके लिए क्या काम करेगा या उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किसी कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा हो जाएगा या बीजेपी को हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है और इसमें आप चाहे कितने भी चुनाव उठाकर देख लीजिए, जो आरोप लगाए जाते हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले भी बहुत आरोप लगाए, लेकिन इससे बीजेपी को कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप किया, लगातार जीत रही है। तो कहीं ना कहीं अगर वो असल मुद्दे जैसे मान लीजिए रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये सब मुद्दे अगर कोई उठाता है महंगाई का, तो इसका कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है इससे लोगों को बहुत ज्यादा
कहीं ना कहीं लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल। एक अपने आप में बड़ी बात है। जी बिल्कुल, इस तरीके से हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि महत्वपूर्ण भी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर फोकस इस समय कांग्रेस को करना चाहिए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जो रणनीति अब कांग्रेस की तरफ से अपनाई जा रही, कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हालांकि आपको बता दें कि लगातार जो है चुनावी समर का दौर जारी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, जोर आजमाइश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो है वोट चोरी के मामले को मुद्दा बनाकर जो है जनता के बीच में लाया जाए। हालांकि खुद ही जो है चुनाव आयोग जब इस तरह के बयान स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसी कोई चोरी नहीं हुई है, तो आखिर कैसे ये मुद्दा बनेगा, ये हालांकि सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से अब जो ये नया रणनीतिक रुख दिखाई पड़ रहा है राजनीति का, जिसमें बीजेपी वर्सेस जो कांग्रेस दिख रहा है, तमाम बयानों के जो तीर दिख रहे हैं, ये अब किस ओर जाते हैं, क्या रणनीति जो है बन पाती है दोनों ही पार्टियों के लिए, देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक ऐसे अभियान की जिसने इंसान और प्रकृति के रिश्ते को एक नई पहचान दी है। एक पेड़ मां के नाम, जी हां, दिल्ली के पीबीजी ग्राउंड में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित हुआ एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कार्यक्रम, जिसमें एक पेड़ मां के नाम। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद रहे। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि इसमें दुनिया भर के 72 देशों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सबने मिलकर अपनी मां के नाम सम्मान में एक पेड़ लगाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी मेहमानों का आभार जताते हुए कहा कि आज सभी प्रतिनिधियों की आंखों में मैंने एक सच्चा प्रेम देखा है। यह अभियान लोगों को प्रकृति से जोड़ने का एक प्रेरक माध्यम बन चुका है। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिनिधियों ने पेड़ लगाते हुए अपनी मां के प्रति प्रेम, आस्था और कृतज्ञता व्यक्त की है। उनके चेहरे की भावनाएं ये बता रही थी कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक वैश्विक संदेश है और एक नई शुरुआत का भी प्रतीक है। तो एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में जो है लोगों ने पेड़ लगाए और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वसीम फरोज मेरे साथ जुड़ गए। वसीम, दिल्ली में एक खास कार्यक्रम किया गया जिसमें मां के नाम का पौधा लगाया गया। सीएम रेखा गुप्ता खुद इसमें शामिल हुई हैं, क्या कोई जानकारी? जी मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो पहल है वो एक पेड़ मां के नाम, उसको लेकर सेवा पखवाड़ा का जो है ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें 72 देशों के डिप्लोमेट अलग अलग देशों से यहाँ मौजूद रहे और इन सभी ने अपने माँ को याद करते हुए अपने माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने का जो निर्णय और संकल्प लिया, और ये लोग सब भावुक नजर आए, क्योंकि एक माँ की जो ममता है इन्होंने एक पेड़ में नजर आई। इनका कहना था कि पर्यावरण को अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो हम दुनिया को भी सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल, वाकई ये बहुत बेहतर इनिशिएट, क्योंकि जिस तरीके से इस समय पर्यावरण संबंधी तमाम परेशानियां आ रही है और ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए पौधारोपण करना वाकई एक नया संदेश भी हो जाता है कि हमें कितना जो है पर्यावरण को तवज्जो देनी है, कितना इसको अपने जीवन में जो है लेकर चलना है। वसीम, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं कि पर्यावरण को लेकर जब से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो पहल की गई है उसको लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक सकारात्मक पहल देखने को नजर आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया त्रस्त नजर आ रही है, जिसको लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी की जो पहल है एक पेड़ मां के नाम, उसको लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका वसीम, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो एक पेड़ मां के नाम जो है लगाया गया है कार्यक्रम में। आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर जो है सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम वो चीज़ें की जा रही हैं जो समाज के लिए, लोगों के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें नेता जो है लगातार अस्पतालों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो वहीं जो है कार्यक्रम के तहत माँ के नाम का पेड़ भी लगाया गया ताकि जो पर्यावरण है उसे भी बचाए रखने के लिए जो है संदेश बीजेपी की तरफ से मिल सके। मैंने बताया कि माँ हर व्यक्ति के लिए माँ है, वो भारत का हो या अन्य किसी देश का हो। और जितने भी लोगों ने, मतलब यहाँ 72 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हर व्यक्ति ने पेड़ लगाते हुए, उसकी आंखों में आंसू थे, प्यार था अपनी माँ के लिए, और उसे पेड़ लगाते हुए इतना अच्छा लग रहा था। ये एक पेड़ माँ के नाम ड्राइव का
जो सीज़न शुरू हुआ ये अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति को जोड़ने वाला है और इसी के माध्यम से हम दिल्ली को हरा भरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर मुझे लगता है कि इससे बड़ा तोहफा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। मैंने बताया कि माँ हर व्यक्ति के लिए माँ है। आज दिल्ली की राजनीति में गर्माहट आ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जहां एक तरफ देश भर में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर अभियान की शुरुआत की है, तो वहीं दिल्ली बीजेपी ने इसे बताया फर्जी वोटों की सफाई का सुनहरा मौका। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछले 20 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लुभावने वादों के सहारे फर्जी वोट बनवाने का एक खेल खेल रही है। एक ही पते पर 60 से 100 वोट, यहां तक कि फुटपाथ पर भी वोटर बनाए गए हैं। सचदेवा ने कहा कि 2015 और 2020 के दिल्ली चुनाव में 13 लाख और फिर 8 लाख नए वोट अचानक से जुड़ गए, जिनमें बड़ी संख्या में घुसपैठियों के नाम शामिल थे। वहीं बीजेपी ने इसकी शिकायत करते हुए चुनाव आयोग को 10,000 पेज का दस्तावेज सौंपा। सचदेवा ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला और ये कहा कि लोग एसआईआर का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठिए वोटर इनके लिए वोट बैंक हैं। बीजेपी ने एसआईआर कार्यक्रम का स्वागत किया। इस प्रक्रिया में 2002 की वोटर लिस्ट को आधार माना जाएगा। जिनका नाम उस लिस्ट में है उन्हें केवल एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ फिर से जुड़ गए। हिमांशु, जिस तरीके से बिहार में जो एसआईआर पर घमासान दिखाई पड़ा था, अब दिल्ली में भी जो एसआईआर के तहत जो फर्जी वोट है उनकी जांच होने वाली है। गर्माहट बहुत ज्यादा सियासत में दिखाई पड़ रही है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार जो है विपक्षी पार्टियों की तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये जो है प्रक्रिया दिल्ली में भी अब शुरू होने जा रही है। जिस तरीके से बिहार में ये पूरा प्रक्रिया चला और बड़ी जानकारी यह है कि इसको लेकर चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जिन लोगों का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है उन्हें गणना फॉर्म जमा करते समय अपना पहचान पत्र भी देना होगा। लेकिन जिन वोटर्स का नाम लिस्ट में दर्ज है उन्हें किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जिन लोगों का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में अगर है, 2002 की वोटर लिस्ट है, तो उन्हें किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना है। और जिसके पास वोटर लिस्ट में अगर 2002 से पहले के बाद में नहीं है तो उसके लिए थोड़ी समस्या जरूर हो सकती है। यानी कि जो 2002 के बाद कोई ऐसा अगर व्यक्ति है जो दिल्ली में रह रहा है लेकिन उसके पास पहचान पत्र नहीं है, वोटर लिस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए, इसको लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारियां शुरू हो गई हैं और कल से इसकी शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी, जिसको लेकर बड़ा बयान जो है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी आया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो प्रक्रिया शुरू हो रही है इसका हम स्वागत करते हैं और कहीं ना कहीं इससे ये क्लियर हो जाएगा कि राजधानी दिल्ली में कौन दिल्ली का है और कौन घुसपैठिया दिल्ली के अंदर रह रहा है, इसकी पहचान हो सकती है। तो बड़ा बयान उन्होंने ऐसे में, क्योंकि हिमांशु अगर हम देखें तो राजधानी दिल्ली में क्योंकि प्रवासी बहुत है, अलग अलग राज्यों से जो है अपनी नौकरी पेशे के लिए, एजुकेशन के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्या उनके पास भी वोटिंग को लेकर या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन को लेकर ऐसी कुछ जांच होने की बात सामने आ रही है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें दस्तावेज में क्या क्या जरूरी है, तो जिसमें मैंने आपको बताया इसमें एड्रेस प्रूफ या तो होना चाहिए या सिटीजनशिप प्रूफ से जुड़े कागजात जिसमें शामिल है, जैसे कि पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये इनमें से कुछ भी अगर होगा तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो जाएंगी। या फिर गैस या पानी, बिजली का बिल, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड, बैंक का पासबुक। जाहिर सी बात है कि जो राजधानी दिल्ली में रह रहा है अगर उसके पास वोटर लिस्ट नहीं भी है तब भी कहीं ना कहीं उसके पास अगर वो रेंट पे भी रहता है तब भी उसके पास कोई ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो रहते ही हैं, चाहे वो बैंक की बात कर ले, बैंक के पासबुक की बात करें, या फिर अगर गैस कनेक्शन, आज के समय में हर किसी के घर में गैस यूज होता है, यानी कि किसी भी तरीके से कोई ना कोई वेरिफिकेशन हो, इसकी जो है जांच होगी ताकि पहचान हो पाए कि कौन किस तरीके से और कैसे जो है दिल्ली में रह रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस प्रक्रिया से साफ हो जाएगा कि जो लोग दिल्ली के अंदर अवैध रूप से घुसे हैं या अवैध रूप से जिन्होंने घुसपैठिए घुसाने का काम किया, ऐसे लोगों को इससे तकलीफ होगी। और वो विपक्षी दल जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, अवैध रोहिंग्या को बसाने का काम करते हैं, वो इस एसआईआर का विरोध करेंगे। लेकिन हर दिल्ली का मतदाता, हर भारतीय जो चाहता है कि वोटर लिस्ट साफ बने, शुद्ध बने और उसमें अवैध घुसपैठिए ना हो, वो इस एसआईआर का समर्थन करेगा। इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील भी करता हूँ
कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के साथ मिलकर इस SIR की प्रक्रिया को दिल्ली में सुचारू रूप से चलाएं और अवैध घुसपैठियों को यहाँ से बाहर भगाएं। वहीं दिल्ली में दर्दनाक तस्वीरें सामने आई, जहां पर राजधानी के मंदिर मार्ग थाना इलाके में दिल्ली पुलिस की PCR वैन से बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक आम आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मंदिर मार्ग के पंचकुइया रोड की है, जहां पर घनश्याम तिवारी नाम का एक व्यक्ति अपनी चाय की रेहड़ी के पास खड़ा हुआ था। तभी PCR वैन अनियंत्रित हो गई और घनश्याम तिवारी पर चढ़ गई। पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक PCR वैन के ड्राइवर से गलती से ये एक्सीलेटर जो है दब गया, जिसके चलते गाड़ी सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को कुचलते हुए निकल गई। घनश्याम तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। घनश्याम तिवारी सड़क किनारे चाय बेचने का काम करते थे, हर दिन की तरह अपनी जगह पर खड़े हुए थे। किसी हादसे का अंदेशा उन्हें नहीं था, लेकिन एक लापरवाही भरा पल उनकी जिंदगी छीन ले गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हादसे की जांच लगातार हो रही है और ड्राइवर की लापरवाही के चलते एंगल से पूरा मामले को जो है देखा जा रहा है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। एक आम जनता को, आम नागरिक को भुगतना पड़ा है। वहीं दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने इलाके के घोषित बदमाश BC आजम को पकड़ने के लिए छापेमारी की थी, लेकिन उस समय आजम ने अपने रिश्तेदारों की मदद से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस झड़प में पुलिसकर्मी घायल हो गए। BC आजम, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, हाथापाई के दौरान भागने में सफल रहा। घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया और अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। ये घटना दक्षिण दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।